नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत निश्चिंत हो के वीडियो बनाता हूँ मैं आजकल, क्योंकि बिज़ी रहने लग गए ना आजकल हम। पहले बेरोजगार थे, अब बिज़ी हो गए हैं, उसका भी एक अलग ही मज़ा है। लेकिन कहानी सुनाने का भी एक अलग मज़ा है। कहानी आज हम एक ऐसे वकील की, एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर की कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कॉन्ट्रैक्टर वो कंस्ट्रक्शन जो घर वर बनाते हैं ना, वो मतलब गवर्नमेंट वाले काम नहीं, प्राइवेट घरों का जो काम करते हैं वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं ये। और इनका नाम अपन रख देते हैं दिवाकर। और हाँ, कहानी अगर पसंद आए तो कहानी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर कि कैसी लगी, है ना। बाकी महादेव कृपा करेंगे। दिवाकर जी एक ऐसे इंसान हैं जिनकी ना चलो एक चीज़ आपको बारे में दिवाकर जी की फैमिली के बारे में बता देता हूँ कि दिवाकर जी के जो पापा हैं बहुत अच्छी कंपनी में कार्यरत थे। और उसके बाद जैसे वो रिटायर्ड हुए तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें काफ़ी अच्छा सारा धन मिला। दिवाकर जी के घर में ये दिवाकर जी हैं, उनका छोटा भाई है, इसका नाम आशीष रख देते हैं, है ना। उनके पापा है और उनकी मम्मी है। और ये दिवाकर जी और आशीष जी दोनों शादीशुदा हैं, बढ़िया बच्चे हैं उनके। तो दिवाकर जी जो घर के सबसे बड़े लड़के हैं, इनकी एक आदत है लालच की, दूसरों के पैसों में नज़र रखने की, कि वो इंसान इतना कैसे कमा रहा है, मुझे भी पैसा चाहिए। अगर वो इंसान ये काम कर रहा है तो मुझे भी वही काम करना है ना। और ये ना ईमानदारी पर ज़्यादा भरोसा नहीं रखते। इन्हें ना बस पैसा चाहिए, भले ही कैसे भी हो। दिवाकर जी पेशे से वकील हैं और उन्होंने जब देखा कि यार ये कंस्ट्रक्शन लाइन में तो बहुत अंधा पैसा है, लोग करोड़पति बन रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि यार अपन भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू करते हैं। और ये अपनी एक छोटी सी टीम बनाते हैं और धीरे धीरे काम स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में जैसा कि सब लोग करते हैं कि अपना नाम बनाने के लिए, अपने कस्टमर बनाने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए ये काफ़ी अच्छा काम करके देते हैं लोगों को। अच्छा सा इंजीनियर हायर करते हैं। क्यों? कि इनके जो फादर रिटायर्ड हुए थे और उनके बाद जो फंड का पैसा आया था, उस फंड के पैसे को ये कंस्ट्रक्शन लाइन में डालते हैं। ये भी अपना एक वकालत का काम अलग से करते हैं और ये काम भी कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें दिवाकर जी का जो छोटा भाई है वो भी इनका भरपूर साथ देता है। इनका छोटा भाई है, ईमानदार है और सीधा साधा है। इनके घर में जो चाणक्य बोलते हैं ना, मतलब चाणक्य जी तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी जैसी बुद्धि वाला दिवाकर जी अपने आप को समझते हैं। दिवाकर जी, अब कई बार मैंने बताया ना, होशियार का हुआ कहाँ बैठता है अलगोरिदम, ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आधा सेंटेंस बोलता हूँ, बाकी का आप समझ जाया करो। तो दिवाकर जी ने अपने पापा के रिटायरमेंट के बाद उनका जो फंड का पैसा है उसको लगा दिया कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में। काम अच्छा चला, पैसा और आया। उसके बाद इन्होंने उस पैसे को काम में लगाने के बजाय पैसा दबाना चालू कर दिया। दबाना इन द सेंस कि ये मेरा हक है ना, मैं सबको क्यों बांटूं, और इतना अच्छा, मतलब ये थोड़ा सा पैसा देखकर इनकी आंखें बड़ी हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये बहुत लालची किस्म के हैं। तो इसके बाद ना इन्होंने अपने वकालत के जो पेशे का एक फ़ायदा उठाना चालू कर दिया। ये लोगों का घर का काम लेते थे और काम लेने के बाद काम आधा करते थे, उनसे पैसे ले लेके काम करते रहते थे मतलब। और जब सामने वाले को ज़रूरत होती थी, जैसे कई लोग होते हैं ना कि यार हमारे रिटायरमेंट को 6 महीने बचे हैं, उसके बाद हमें क्वार्टर छोड़नी पड़ेगी अपनी, तो आप 6 महीने के अंदर हमारा घर बना के तैयार कर दोगे। तो दिवाकर जी बोलते हैं अरे 6 महीने का है वो, मैं 5 महीने में कर दूंगा, है ना। अब दिवाकर जी को समझ में आ जाता है कि भैया इसकी तो अड़ी है अब, है ना, कि इसको 6 महीने में ही करके देना, तो ये पैसा भी अपने को ज़्यादा देगा और जितना अपन मुँह भाड़ेंगे उतना देगा, क्योंकि रिटायर्ड भी होने वाला है, फंड तो मिलेगा सामने वाले को। दिवाकर जी ने ऐसे 2-4 लोगों का काम ले लिया और उनके घर का काम लगभग 8-9 महीने में भी नहीं किया। लोग सीधे साधे होते हैं, लोग भरोसा करते हैं। दिवाकर जी की एक बहुत अच्छी आदत है, वो मुंह पे झूठ बोलते हैं, एकदम सफ़ेद झूठ, एकदम मासूम झूठ।
जिस पर लोगों को भरोसा हो जाता है। ये लोगों से जितना काम करते थे उससे ज़्यादा पैसा ले लेते थे, और जब लोग इनके ऊपर चढ़ते थे ना कि भैया मेरे घर का काम अभी तक नहीं हुआ, आपने 5 महीने का बोले थे, अभी 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, आप कब तक करके दोगे। तो दिवाकर जी लोगों को तड़पाते थे। वो बोलते थे कि आपने मुझे 20 लाख रुपए दिए हैं, जबकि अब तक के मैंने 24-25 लाख का काम कर दिया है, तो आप पहले मेरा वो पैसा तो दो, तब जाके मैं आपके घर का काम कंप्लीट करूँगा। और सामने वाले की तो अब अड़ गई है, क्यों? क्योंकि उससे घर में शिफ्ट होना है, क्वार्टर खाली करने के आदेश मिल जाते हैं। कई लोग वैसे नहीं छोड़ते हैं क्वार्टर्स, लेकिन कई जगह ऐसा नहीं होता, लोग सीधे साधे होते हैं, वो सोचते हैं कि अब अपन रिटायर्ड हो गए हैं तो क्यों, है ना, क्वार्टर का यूज़ करें। तो वैसे ही सीधे साधे लोग दिवाकर जी को काफ़ी मिले। एक समय बाद इनकी इमेज ना ऐसी हो गई कि लोग इनके नाम से भी चिढ़ने लगे। कई लोगों का मतलब ऐसे कई लोगों ने इन पे काफ़ी चढ़ाई करी, जिसके बाद इन्होंने नीचे का फ्लोर तो तैयार कर दिया, लेकिन ना ऊपर का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन क्या करें, सीधे साधे आदमी होते हैं। आजकल जेल जाने से कोई नहीं डरता, लेकिन हाँ अपने परिवार की सिक्योरिटी सब देखते हैं कि अगर मैं चला गया जेल सामने वाले को टपका के, तो मेरे परिवार का क्या होगा पीछे से। इसलिए वो लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं। अब लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना दिवाकर जी का एक शौक बन चुका था, और ये शौक इतना बढ़ गया था, इन्हें लोगों का पैसा इतना दिखने लग गया था कि अब ये अपना एक छोटी सी जगह में रहते थे, तो वहाँ के तो सब लोग इनसे चिर परिचित हो गए थे। लेकिन अब ये सोचते हैं कि अब अपन बड़ी जगह में जाते हैं, जैसे भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, है ना, ऐसी जगह में जाते हैं और वहाँ पे अपन काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिवाकर जी पेशे से वकील भी हैं और ये कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि चलो एक जगह, मैं उस जगह का नाम नहीं बताना चाहता, चलो भोपाल मान लेते हैं, है ना। तो ये सोचते हैं कि भोपाल चलते हैं और वहाँ पे अपना काम बढ़ाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने दिवाकर जी ने लोगों से पैसा इतना लोच लिया था, है ना, लोगों को इतना लूट लिए थे कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो गया था। तो इन्होंने सोचा कि भोपाल में चल के एक जगह अपन साइट खरीदते हैं, है ना, कुछ ज़मीन खरीदते हैं और उस ज़मीन पर घर बनाकर बेचेंगे, है ना, और वहाँ के भी कुछ जो अच्छे व्यापारी हैं उनसे भी बात कर लेंगे। ये बात करने के बहुत धनी थे। कई लोग ना बहुत मीठी ज़बान के होते हैं, मीठी ज़बान वालों से ना कभी कभी ना बात करने में डर लगता है। आजकल माहौल कुछ ऐसा हो गया ना कि कौन इंसान कब आपको धोखा दे दे, कोई भरोसा नहीं। लोग मैं आपका काम करवा दूंगा, अरे इसमें इतना टाइम थोड़ी ना लगता है ना। हर चीज़ में दलाली शामिल हो चुकी है, कमीशन, है ना। और कई लोग ऐसा नहीं, मैं दलाली को कुछ ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, कमीशन को कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ, कई लोग जेन्युइनली काम करके देते हैं और अपने हक का पैसा लेते हैं। लेकिन ना इनमें से ना लगभग 45% जो लोग होते हैं वो लोगों को खाली लूटने का काम करते हैं। लोग परेशान होते हैं कि भैया मेरा ये काम हो नहीं रहा है, तो उनको इतना, उनकी मीठी बोली इतनी प्यारी होती है ना कि लोग उनकी बातों पर आ जाते हैं। जिस इंसान को 50,000 की लोन की ज़रूरत है और उसको कहीं से मिल नहीं रहा, तब ऐसे ही लोगों को, ऐसे जो कमीशन खोर होते हैं ना, जो लोगों का काम भी नहीं करते और पैसे भी ले लेते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे ही लोगों की तलाश होती है, मजबूर लोगों की तलाश होती है। तो ये लोग जो 50,000 जिसको चाहिए उससे और 8-10,000 लूटते और निकल लेते हैं। खैर छोड़िए, दिवाकर जी की कहानी पर आते हैं। दिवाकर जी अपना पूरा मन बना चुके हैं। इन्होंने भोपाल में ज़मीन खरीद ली है। वहाँ के कुछ अच्छे व्यापारी जो हैं संघ के, उन व्यापारियों से बात भी कर ली कि भैया अब अपन यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़िए, है ना, अपन सब मिल के काम करेंगे, है ना। और क्योंकि मैं वकील हूँ तो आपको मुझ पे भरोसा कर लेना चाहिए। इनकी क्या है, मुझे ना वैसी मीठी मीठी बातें करनी आती नहीं है, तो इनकी जो बोली है ना, मैं खाली इसी तरह से डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि इनकी ज़बान काफ़ी मीठी थी, जिससे कोई भी इनकी बातों में आ जाता था। ऐसा भोपाल में भी हुआ। लेकिन बड़ी जगह के जो
शार्क्स होती है ना, मतलब जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि अगर इसने मुझे धोखा दिया तो मैं इसको कहाँ से घेरूंगा, कैसे इससे अपना पैसा वसूल करूंगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिवाकर जी काफ़ी छोटी जगह में रहते थे, इनका जो सामना है छोटे मोटे व्यापारियों से और मतलब छोटे व्यापारियों से और सीधे साधे लोगों से हुआ था। लेकिन अब ये भोपाल जैसी जगह में पहुंच चुके हैं और काफ़ी दबंग लोगों के साथ ये लोग काम कर रहे थे। ये अपना काम करते हैं और जैसा कि इनकी आदत थी कि ये जो कस्टमर होते हैं ना, उनसे पैसा तो ले लेते थे। एक घर बना के इन्होंने खड़ा कर दिया है। वो घर देखकर लोग सोचते कि यार इतना अच्छा मकान कितने का पड़ रहा है, अच्छा इतने का पड़ रहा है, 35 लाख, चलो ठीक है हम भी बनवाएंगे। सामने वाले से ये पैसा ले लेते थे। जाहिर सी बात है, जितना पैसा लेते थे उतना पैसे का ये काम वाम नहीं करते थे। और वहाँ भोपाल में भी इनके इतने सारे कस्टमर हो गए थे जो इनसे बहुत परेशान थे। जैसा कि इनकी पुरानी जगह में थे वैसा ही यहाँ पर भी हो गए थे परेशान। लेकिन जो इनके साथ दूसरे व्यापारी जुड़े थे ना, उन्हें इनकी रिपोर्ट नेगेटिव मिलने लग गई। इन्होंने धीरे धीरे उस पर, जो दिवाकर जी हैं, उन पर नज़र रखना चालू किया। और एक दिन इन्हीं के जो व्यापारियों का जो ग्रुप था ना, जो इनकी कमेटी बनाई थी इन्होंने, दिवाकर जी ने, उसमें से एक व्यापारी इनसे काफ़ी नाराज़ हो गया। उन्होंने कहा कि देखो भैया, हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं। अगर सामने वाले का काम लिया है तो तय किए गए समय पर पूरा कीजिए, वरना आप अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से बांध कर निकल सकते हो। ये ईमानदार थे। चलो, इनका नाम, जो इनके व्यापारी दोस्त हैं जो इन पर अभी चटके हुए हैं, उनका नाम अपन रख देते हैं शैलेश। शैलेश जी और दिवाकर जी के बीच में काफ़ी बहस हो जाती है पैसों के लेन देन को लेकर और अपने कस्टमरों को जो सर्विस ये देते हैं उसके कारण। दिवाकर जी क्योंकि वकील है और इनकी बुद्धि काफ़ी अलग तरीके की है, तो वही बोलते हैं चल ठीक है, मैं भी देख लूँगा क्या करता है तू व्यापारी है और मैं व्यापारी के साथ साथ एक वकील भी हूँ, तो तू मेरा कुछ नहीं उगाड़ सकता शैलेश। बाकी के जो व्यापारी हैं ना, वो भी यहीं बैठे हुए हैं और बात सुन रहे हैं इनकी। दिवाकर जी को इन लोगों ने रोकने की कोशिश करी, लेकिन दिवाकर जी नहीं रुके और काफ़ी बहस हो गई शैलेश और दिवाकर जी के बीच में। शैलेश जी वहाँ से उठते हैं और बस इतना कहते हैं कि देख, मैं ना कभी किसी से उलझता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर मेरे आड़े कोई आता है ना तो मैं उसके वंश तक के पीछे पड़ जाता हूँ। इनडायरेक्टली इन्होंने एक धमकी दी दिवाकर जी को कि मैं तेरे वंश का भी नाश कर सकता हूँ, तेरे पूरे खानदान को मिटा सकता हूँ। जिस पर दिवाकर जी ने जवाब दिया कि तुझसे जो बन सकता है उखाड़ ले, अब यहाँ पे मेरा राज चलेगा। दिवाकर जी भी ना, छोटी सी जगह से अगर आप बड़ी जगह पर गए हो तो वहाँ पे कुछ सालों का समय देना चाहिए, है ना। और अपना काम ईमानदारी से करोगे तो मतलब ये सब लफड़े होंगे ही नहीं। लेकिन दिवाकर जी लालची बुद्धि, पैसा, ये इंसान अपने घर वालों का नहीं हुआ तो अपने व्यापारी संघ का क्या होता। अब इन लोगों की इतनी बहस हो गई और शैलेश जी वहाँ से निकल गए। दिवाकर जी को इनके साथ में जो नीलेश और अक्षय जी हैं, दो और व्यापारी हैं, ये बताते हैं कि दिवाकर, तुम्हें शैलेश से ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। दिवाकर जी बोलते हैं कि यार, आप लोग शैलेश से भी बड़े व्यापारी हो, फिर भी आप उससे इतना डरते क्यों। तो जो नीलेश और अक्षय जी हैं वो बताते हैं कि वो कुछ ऐसी चीज़ें जानता है ना शैलेश, जिससे हमें डरना पड़ता है, और इसने कई बार हमें प्रूफ भी किया है। लेकिन वो ये सब काम किसी का बुरा करने के लिए नहीं करता। हाँ, लोगों के रुके हुए काम, जो अड़े हुए काम हैं, उन्हें सही करने के लिए करता है। मतलब शैलेश जी अपनी जो इनकी विद्या थी ना, उसका कुछ गलत यूज़ नहीं करते थे, लेकिन ना अपना काम ईमानदारी से करना पसंद करते थे। वो मजबूर लोगों का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। और क्योंकि जब ये इंसान एक ईमानदार प्रवृत्ति का है शैलेश जी, तो इन्होंने भी काफ़ी समय देखा होगा कि दिवाकर जी क्या कर रहे क्या नहीं। तो
नीलेश और अक्षय जी इन्हें बस इतना समझाते हैं कि जैसा भी हो इस मैटर को सॉल्व करो, तुम शैलेश से माफ़ी मांग लो, तुम्हें जो लगता है करो, लेकिन करो, क्योंकि ये वाकई में कुछ ऐसा जानता है कि दिवाकर तुम्हारे यहाँ का काम तो छोड़ो, तुम्हारे जो छोटे से क्षेत्र में जो तुम्हारा काम चल रहा है ना, ये वो भी ठप करवा देगा। दिवाकर जी बोलते हैं कि यार ये सब अंधविश्वास की बातें मुझे आप मत बताइए, आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, है ना। और जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वो मैं शैलेश के साथ कर लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीलेश जी और अक्षय जी समझ जाते हैं कि अब दिवाकर जी के पतन का समय आ चुका है। तो ये दोनों ना अपना माइंड सेट करके बैठे हैं कि भैया दिवाकर जी के साथ इस डील के बाद हम कोई दूसरी डील नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे इंसान से पंगा ले लिया है जो वाकई में बहुत ज़्यादा विद्या जानता है। विद्या इन द सेंस मैं ब्लैक मैजिक की बात कर रहा हूँ, काला जादू, तंत्र मंत्र, है ना। तो अब ये समझ गए कि अब दिवाकर का तो कुछ नहीं हो सकता, इसके साथ ये आखिरी काम है, अपन अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध के इसके पास से निकलेंगे। तो नीलेश और अक्षय जी बोलते हैं कि चलिए दिवाकर जी आपको जैसा सही लगे आप कीजिए, हमारा तो काम आपको समझाना था। दिवाकर जी को समझ में नहीं आए। दिवाकर जी ने पता किया है शैलेश जी के बारे में, शैलेश जी की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये क्या क्या बिजनेस करते हैं, इन्हें कहाँ कहाँ से पैसा मिल रहा है। तो इन्हें काफ़ी अच्छी रिपोर्ट मिलती है और शैलेश जी के ऊपर ना वो अपने जो भी भगवान जी की और जिस भी शक्ति की पूजा करते थे उनकी काफ़ी कृपा थी। और क्योंकि ये मजबूर लोगों का फ़ायदा नहीं उठाते थे, लोगों की हेल्प किया करते थे, तो मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से शैलेश जी के ऊपर इतनी कृपा रही होगी। दिवाकर जी एक दिन ना अपने कमरे में, मतलब ये सब हो गया, इनके बहस वहस हो गई है और 4-6 दिन से इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है, कुछ बात नहीं हुई है। बस दिवाकर जी पता कर रहे हैं कि मैं शैलेश को कैसे घेरूं, इसकी मजबूरी क्या है, वो यही सब पता कर रहे थे। और रात में वो क्या है, दिवाकर जी कभी कभी ड्रिंक कर लिया करते थे। ये ड्रिंक करते हैं और अपने घर जाते हैं। इन्होंने भोपाल में भी अपना एक घर बनवा लिया था अच्छा खासा, लोगों से पैसे लूट के तो घर बना रहे थे। तो इन्होंने अपना घर बनाया और मतलब वो घर वर बन गया इनका। ये ड्रिंक व्रिंक करके आए और सो गए। जब ये सो रहे थे ना तो इनके कानों में एक आवाज़ आई, दिवाकर। दिवाकर जी की आंख एकदम से खुली। ऐसा नहीं 2-4 बार आवाज़ नहीं आई, सिर्फ एक बार आई, लेकिन इतनी गजब की आवाज़ आई ना, दिवाकर, ऐसी आवाज़। दिवाकर जी एकदम से उठे, घर में निकल के देखते हैं तो इनकी वाइफ जो है वो इनकी साइड में ही थी। ये अपनी वाइफ को उठाते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये किसी ने मुझे आवाज़ दी थी क्या। इनकी वाइफ बोलती है कि नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। जाहिर सी बात है इनकी वाइफ भी, भैया रात के 12:30-1 बजे अगर कोई इंसान सो रहा है तो गहरी नींद में ही होगा ना। इनकी वाइफ बोलती नहीं, मुझे तो सुनाई नहीं दिया और मैं काफ़ी गहरी नींद में थी। दिवाकर जी अपना बेडरूम से बाहर निकलते हैं, पूरे घर में देखते हैं, घर के बाहर देखते हैं, लेकिन पाते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है। एकदम से जब ये अपने बाहर घर के गेट के बाहर निकल के देख रहे थे कि कौन है कौन नहीं था, यार ये कौन आवाज़ दे रहा था मुझे, जो इतनी क्लियरली मेरे कानों में आ रही थी, लेकिन अब कोई दिख नहीं रहा है। तो ये सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि दिन भर लोग बोलते हैं, मेरा नाम लेते हैं तो सुनाई दे रहा होगा, हो सकता है कोई भ्रम हुआ होगा। ये वापस अपना जो मेन गेट है वो बंद करते हैं और पलट कर देखते हैं तो इनके सामने के जो ड्राइंग रूम बोलते हैं जिसको हॉल में सोफे पर एक आदमी बैठा था। दिवाकर जी बोलते हैं कि ओ हेलो, कौन हो आप और इतनी रात में क्या कर रहे हो मेरे घर में। ये जैसे ही पलटता है ना इंसान तो एकदम से दिवाकर जी बोलते हैं, अरे शैलेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शैलेश जी बोलते हैं कि दिवाकर मैं तो अपने घर पर हूँ, तू यहाँ क्या कर रहा है। दिवाकर जी बोलते हैं कि क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, ये मेरा घर है,
दिवाकर जी जैसे ही ये कहते हैं ना कि ये मेरा घर है और इधर उधर देखते हैं पलट के, तो ये पाते हैं कि ये अपने घर में थे ही नहीं। दिवाकर जी बोलते कि मैं यहाँ कैसे आ गया और क्या हो क्या रहा है ये सब? अभी तो मैं बेडरूम से नीचे उतरा हूँ और ये सब क्या देख रहा हूँ। शैलेश जी बोलते कि यार अब मुझे क्या पता, अब तुम बताओ कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मुझसे बदतमीजी भी करोगे और आधी रात को 12:30-1 बजे तुम मेरे घर पे कर क्या रहे हो ये बताओ। दिवाकर जी बोलते हैं कि नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हो गया और मैं यहाँ पर कब आया। वो अपना सर पकड़ के ऐसे सोच ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से इन्हें किसी का हाथ इनके कंधे पर आता है और दिवाकर जी घबरा जाते हैं। बताऊं कैसे? ये सोच रहे होते हैं, ये सोच रहे एकदम हाँ इस तरीके से होता है ना कई बार कि किसी ने आके एकदम से हाथ रखा और आप चौंक जाते हो। मुझे उतने अच्छे से बताना नहीं आया, लेकिन दिवाकर जी तो काफ़ी डर गए थे। ये पलट कर देखते हैं तो पीछे इनकी वाइफ खड़ी होती है। इनकी वाइफ बोलती है कि किससे बात कर रहे हो? दिवाकर जी बोलते अरे तुम, अरे यार हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इनकी वाइफ बोलती है कि अपने घर पे नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? दिवाकर जी पलट कर देखते हैं तो ये अपने ही घर पर थे। शैलेश भी यहाँ पे नहीं था, लेकिन अब इनका सर चकरा रहा है काफ़ी ज़्यादा। ये सोच रहे हैं कि यार मैंने शायद ड्रिंक करके गलती कर ली, शायद ये कुछ ना कुछ अपने को भ्रम टाइप का हो रहा है। हो सकता है कि कुछ इसके बारे में इन लोगों ने बताया ना कि ये क्या जानता है, तो शायद। और वैसे भी आज हॉरर मूवी देखी अपन ने, तो ये इतना अपने आप को सेटल कर रहे होते दिमाग को। ये बाकायदा अपनी वाइफ के साथ बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं, चलो चलो। तो ये अपनी वाइफ के साथ सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जा रहे होते हैं और पलटकर जब सीढ़ियों से नीचे देखते हैं ना तो इनके सोफे पर शैलेश ही बैठा हुआ था। दिवाकर जी बहुत बुरी तरीके से घूर रहे थे शैलेश को। इनके मन में डर भी था और ये अपने आप को भरोसा भी दिलाना चाह रहे थे कि ये हो क्या रहा है। और ये शैलेश जी जो है ना, इनके फेस को नहीं देख पा रहे थे दिवाकर जी। शैलेश जी की पीठ थी और ये अपना सीढ़ी से खड़े होकर ऐसे देख रहे थे कि यार ये तो अभी इन्हीं कपड़ों पे मैंने शैलेश को देखा और ये कौन है। तभी इनकी वाइफ आती है, बोलती चलो ना। हाँ हाँ चल रहा हूँ। और ये पलट के देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। दिवाकर जी काफ़ी ज़्यादा मतलब उलझ गए हैं इस सिचुएशन में कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ये जाते हैं अपना, इनकी वाइफ सो जाती है, लेकिन दिवाकर जी को रात भर नींद नहीं आती है। इनके जो नशे थे ना सब उड़ चुके थे, इनकी नींद भी उड़ चुकी थी। सुबह सुबह अब बंदा जब 4-5 बजे तक के जाग रहा, उसको नींद नहीं आई, तो सुबह सुबह एक नींद की हल्की सी झपकी लग ही जाती है। दिवाकर जी को जैसी नींद लगी तो इनकी वाइफ आके इन्हें उठाती है। इनकी वाइफ इन्हें बोलती है सुनो सुनो, लेकिन दिवाकर जी को सुनाई दे रहा है दिवाकर उठ। दिवाकर जी एकदम से घबरा कर उठते हैं। हाँ क्या हुआ? तुम मेरा नाम क्यों ले रही हो? तो इनकी वाइफ बोलती है मैंने कब तुम्हारा नाम लिया और मैं तुम्हारा नाम क्यों लूँगी? मैं लेती नहीं हूँ तुम्हारा नाम, मैं तो बस इतना ही बोलती हूँ कि सुनो जी। दिवाकर जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं। उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि रात में तो चलो मुझे नशे थे, लेकिन ये सुबह सुबह अब मैं क्या, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का माहौल था इनके बारे में। ये उठते हैं, बाकायदा नहाते हैं, अपना काम के लिए तैयार होते हैं। इनकी जो कार है वो मतलब इनका जो ड्राइवर है वो आ चुका है, वो गाड़ी निकाल के खड़ा है। और जब ये जा रहे होते हैं ना तो इनकी वाइफ बोलती कि पूजा कर रही? दिवाकर जी बोलते हाँ 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 पूजा कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ। तो दिवाकर जी के पास ना समय नहीं है भगवान जी की पूजा करने के लिए, तो ये ऐसे ही जाते कि हाँ भगवान जी, जय भगवान जी की जय, पैर पड़ते और निकल लेते हैं। रात भर से इतनी हरकतें हो रही है, लेकिन इस इंसान को ज़रा खबर नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में तो खाली भगवान ही इसका साथ दे सकते हैं। लेकिन ये लालची आदमी है ना, इसे पैसा कमाना है। कुछ बेवकूफ़, मजबूर, ज़रूरतमंद लोग इसकी ऑफिस में खड़े होंगे,
जो नोटिस वोटिस बनवाने का काम करते हैं, ये साइन वाइन करके पैसे लेते हैं उनसे ढेर सारे। और कुछ बेवकूफ़ ऐसे भी खड़े होंगे जो इनसे विनती करने आए होंगे कि भैया हमारे घर का काम करवा दो। तो इन्हें उन लोगों से पैसा लोचना है, इसलिए इनको भगवान जी की उतनी परवाह है नहीं। दिवाकर जी जाकर बैठते हैं गाड़ी में अपनी, गेट खोल के अंदर बैठते हैं और इनके साइड में देखते हैं तो शैलेश वहीं बैठा था। दिवाकर जी जैसे ही शैलेश को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और अपना गेट खोल के बाहर निकलते हैं। तो इनका जो ड्राइवर है वो बोलते हैं कि क्या हुआ सर? अरे ये देखते हैं अंदर, तो अंदर कोई नहीं था। शैलेश सॉरी दिवाकर जी कहते हैं कि कुछ नहीं, वो मुझे लगा कि शायद छिपकली उपकली है। ड्राइवर बोलता है कार में छिपकली? सर आप बैठिए। दिवाकर जी बैठते हैं, ड्राइवर इनको छोड़ देता है इनके ऑफिस में। दिवाकर जी के साथ ना उस दिन इनके ऑफिस में लगभग 50 से 60 बार, ऐसा इन्होंने बताया, 50 से 60 बार इनके कानों में आवाज़ आ रही है, दिवाकर दिवाकर। और अब जो दिवाकर जी को दिवाकर जी भी कह रहा है ना, तो ये उससे भी डर रहे हैं। अब इन्हें समझ में आ गया है कि नहीं, ये कुछ ना कुछ तो ऐसा जानता है जो ऐसा कुछ कर रहा है। 2 दिन बाद, 2 दिन तक इनके साथ ऐसे ही हुआ। इन्हें दिवाकर जी ने ये भी पता किया कि शैलेश कहाँ पर है, लेकिन शैलेश जी ना उस समय उस जगह से, भोपाल से लगभग 150 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर थे। और ये बात खुद इनको इनके जो पार्टनर्स हैं नीलेश और अक्षय ने बताई। नीलेश और अक्षय ने ये भी कहा कि क्या हुआ, तुम शैलेश के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? तो दिवाकर जी ने कहा कि यार मेरे साथ कुछ अजीबो गरीब टाइप की गड़बड़ हो रही है। मतलब मुझे मेरे कानों में ना किसी की डरावनी आवाज़ आ रही है, जो मेरा नाम लगातार दिवाकर 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 चिल्लाया जा रहा है। नीलेश और अक्षय जी बोलते कि हमने तुमसे पहले ही कहा था, शैलेश से माफ़ी मांग लो। दिवाकर जी बोलते अरे यार ये फालतू की बात मत करो यार तुम, मैं उससे माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगने वाला। नीलेश जी और अक्षय जी तो क्या कर सकते थे, खाली समझा सकते थे ना, इससे ज़्यादा क्या करते हो। ठीक है भैया दिवाकर जी, फिर आप अपना काम देख लीजिएगा। दिवाकर जी बोलते हाँ ठीक है। उस समय उस दिन जो इंसान दिन के खाली वकालत के थ्रू, है ना, वकालत के थ्रू ये 5 से 7 हज़ार रुपये पर डे कमाने वाले इंसान हैं, उनकी ये अर्निंग ना पूरी रुक गई। एक बंदा नहीं आया। और जो लोग इनके पास अपने हाथ पैर जोड़कर आते थे ना कि भैया हमारे घर का काम कर दो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने पता किया कि दिवाकर जी अपने ऑफिस से घर के लिए कब निकलते हैं, और उन्हें पता एक कमाल की चीज़ पता चली कि दिवाकर जी तो ऑफिस से जब घर के लिए निकलते हैं तो पहले जाते हैं बाहर, वहाँ पे बैठकर पीते हैं और फिर घर जाते हैं। करीब 2-4 लोग थे जो इनके कस्टमर थे, ज़्यादा कस्टमर उतने नहीं थे, पर 2-4 लोगों से अगर आपने 35-35 लाख रुपए का काम लिया है, 40 लाख रुपए का, तो वो काफ़ी बड़े कस्टमर हो गए हैं। 1 करोड़ के ऊपर की कहानी है। और ये काम करने के लिए जो इन्होंने ज़मीन खरीदी थी ना, उसे भी लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन लेकर ही खरीदी थी, क्योंकि पैसा तो इनके पास बरस रहा था ना। पर डे 5-7 हज़ार रुपये की कमाई हो जाती है तो किस्त तो निकल जाती है भैया ऐसे लोगों की। जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसकी किस्त निकलने में थोड़ा काफ़ी प्रॉब्लम जाता है, थोड़ा नहीं काफ़ी जाता है। बस इन लोगों ने पता किया कि दिवाकर जी कौन से बार में बैठे हैं, और उस दिन कुछ लोगों ने दिवाकर जी पर किया हमला। इनकी कार पूरी तहस नहस कर दी गई। इन्हें इतना मारा गया कि ये लगभग अधमरे हो चुके थे। हॉस्पिटल में एडमिट हुए, लगभग 25 से 30 दिन तक ये एडमिट रहे। रिकवरी हुई, तबीयत ठीक हुई, लेकिन अब इनके जो पाँव है इन्होंने काम करना बंद कर दिया था। तभी खबर आती है कि कोर्ट का माफ़ कीजिएगा, बैंक का जो लोन है, जो कर्जा है, ये बैंक वाले नहीं मानते भैया, है ना,
पहली एक भी किस्त बाउंस हो जाए आपकी तो फरमान ज़रूर जारी होता है। कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन ये बड़ा लोन है, करोड़ करोड़ रुपए के ऊपर का लोन है भैया। मेरे ऐसे लोगों की तो औकात भी नहीं भैया, करोड़ रुपए के ऊपर के लोन की ईएमआई कितनी होगी ये नहीं पता मुझे। तो इन्हें नोटिस मिलता है, दिवाकर जी नोटिस का जवाब देते हैं कि नहीं हम कर देंगे कर देंगे। धीरे 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 समय गुजरता जाता है। इनके जो नीलेश और अक्षय नाम के दो व्यापारी दोस्त थे, उनसे भी इनकी जो दोस्ती है वो लगभग नाम मात्र रह जाती है कि हाँ हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन दिवाकर से हमारा कुछ ज़्यादा दोस्ती वोस्ती वाला कुछ है नहीं। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि दिवाकर जी का जो भोपाल वाला घर है और जो इनके छोटे से क्षेत्र में इन्होंने बहुत संपत्ति बना के रखी थी ना, वो सब संपत्ति बैंक जब्त करता है। और आज दिवाकर जी एक किराए के घर में रहते हैं। इनके पाँव काम नहीं करते, ये बैठे बैठे ही अपना वकालत का काम करते हैं। पूरी फैमिली इनकी भोपाल में ही शिफ्ट है। भोपाल मैंने एक जगह का नाम रखना था इसलिए रखा हूँ, वो भोपाल में नहीं रहते हैं, है ना। और आज भी ना दिवाकर जी यही बताते हैं कि जो शैलेश है वो उन्हें कभी भी दिख जाता है। और कई बार शैलेश ने ये भी कहा है कि अगर तूने ईमानदारी से काम नहीं किया ना तो अभी तो तू पैसों से और घर द्वार से गया है। अगर तेरा यही हाल रहा तो परिवार से भी जाएगा। और जब इंसान के परिवार पर आती है तो अच्छे अच्छे बिगड़े वाले सुधर जाते हैं भैया। दिवाकर जी को भी सुधरना ही था। इनकी इतनी कमाई हो जाती है कि ये अपने परिवार को अच्छे से भरण पोषण कर सकें। इनका भाई भी है, वो भी काम करता है साथ। इनका भाई सीधा साधा ईमानदार है। माता पिता क्या ही बोलेंगे। फंड का पैसा भी गया, अपना घर चला गया, यहाँ का घर भी चला गया और किराए का घर। मैं एक बात बताऊँ, अपने घर की बात अलग होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा महल हो भैया, 4x4 का अगर आपका एक सिंगल कमरा भी है ना जिसमें आप रह लेते हो, है ना, सिंगल कमरा, बाथरूम, किचन, जो भी आप सब मैनेज कर लेते हो, तो अपना अपना ही होता है ना। किराए के घर में रहने वाले लोगों की तो आप कहानी आप लोग समझ सकते हैं। दिवाकर जी की कहानी बस इतनी ही थी, लेकिन आज भी शैलेश का साया दिवाकर जी के साथ ही रहता है। और अगर कहीं किसी भी प्रकार की बेईमानी या लालच करने लगते हैं, कभी इनके मन में ज़रा भी ख्याल आता है ना, तो इन्हें आवाज़ आती है, दिवाकर। मुझे इनकी हालत पे हंसी भी आ रही है और इन पे दया भी आती है कि लालच ने इनका क्या हाल किया। इनके बच्चों का, इनकी वाइफ का, इनके माता पिता का, इनके छोटे भाई का क्या कसूर था। ये अपने आप को चाणक्य समझते थे। और आज खैर ऊपर वाले की देर सवेर कृपा सब पे रहती है। शैलेश जी इनसे कभी कभार मिलने आते हैं और बहुत अच्छे से बात भी करते हैं। दिवाकर जी शैलेश जी से माफ़ी भी मांग चुके हैं और शैलेश जी इन्हें माफ़ भी कर चुके हैं। लेकिन इन लोगों का ना कोई भरोसा नहीं रहता। ये कभी भी इनकी बुद्धि का भरोसा नहीं होता। मैं एक बात बताऊं, जो ये सब करते हैं, जो ब्लैक मैजिक, ये सब जो आप लोग बोलते हैं टोने टोटके वाले लोग, ये अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या भरोसा, क्योंकि भगवान की पूजा करके तो नहीं कर रहे ना ये सब। इसलिए दिवाकर जी के मन में आज भी काफ़ी भय रहता है शैलेश जी का। और अब फिलहाल इनके हालात ठीक हैं, इनके बच्चे बड़े हो गए और खाने कमाने लगे, है ना। रेंट से अभी भी ये रह रहे हैं और जल्दी ही इनके घर की एक ईमानदारी के पैसे से इन्होंने जो एक ज़मीन खरीदी है उस पर इनके घर की नींव डलेगी और ये अपने घर में भी जाएंगे जल्दी ही। ये दूसरों को घर बना के देते थे और आज इनके पास खुद। खैर छोड़िए, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, ये किस्सा पसंद आया हो, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हॉरर सर्कमस्टांसेस नाम है जिसका। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला, है ना। लाइक शेयर कमेंट बनता है ना। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक करने का जो कारण है, रीज़न है, वही बता दीजिएगा, है ना। हो सकेगा तो अपन कुछ सुधार कर लेंगे।
और अगर नहीं हो सकेगा तो फिर नहीं करेंगे, है ना। चलिए मिलूंगा अब अगली स्टोरी पे, तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और अक्सर लाता रहता हूं डरावनी कहानियां। धन्यवाद।